नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे आगे की जानकारी। कल हमने महाराणा कुंभा के बारे में कंप्लीट जान लिया था। आज हम पाठ में आगे की जानकारी देखते हैं। तो आज हम जानेंगे मुगल आक्रमण के बारे में। मुगल आक्रमण, तो ये अपने पाठ का आज नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। पाठ में हम जान रहे थे मुस्लिम आक्रमणों के बारे में। तो मुस्लिम आक्रमणों में सबसे पहले हमने तुर्क आक्रमणों को जाना। अब तुर्क आक्रमणों के बाद में हम जानेंगे मुगल आक्रमण के बारे में। तो मुगल कौन थे और इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया, कैसे किया, वो जानकारी हम देखते हैं। तो पहले एक बार हम मुगलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मुगल कौन थे? तो देखो, मुगल एक वंश था, मुगल वंश। मुगल वंश संबंधित था मुस्लिम जाति से, मुस्लिम धर्म से संबंधित ये वंश था। इस वंश का क्षेत्र यानी मुगल वंश का जो मूल स्थान था, जहां से मुगल वंश की शुरुआत हुई थी, वो क्षेत्र दूसरा था। बाद में इस मुगल वंश ने भारत में अपनी स्थापना की और भारत में अपना राज चलाया। तो इसका जो मूल क्षेत्र था वो कौन सा था, आप वो देखें। मूल क्षेत्र, मुगल वंश का मूल क्षेत्र था मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया में आधुनिक समय में कौन कौन से देश आते हैं वो देश हम देखते हैं। तो मध्य एशिया में जैसे मंगोलिया है, उत्तर पश्चिमी चीन है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है। ये जो देश हैं आज के समय में यानी आधुनिक समय में मध्य एशिया में मंगोलिया देश, चीन का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उज्बेकिस्तान देश, कजाकिस्तान देश। तो मंगोलिया है, उत्तरी पूर्वी चीन, उत्तरी पश्चिमी चीन है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। इन देशों का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है मध्य एशिया। तो इस मध्य एशिया में पुराने समय में मुस्लिम धर्म से संबंधित एक जाति थी। मुस्लिम धर्म से संबंधित एक जाति थी इस मध्य एशिया क्षेत्र में। उस जाति का नाम था मंगोल जाति। मंगोल जाति। तो देखो, मध्य एशिया आधुनिक समय में इन देशों के क्षेत्र को मध्य एशिया कहते हैं। तो मध्य एशिया में आधुनिक समय में ये देश आते हैं। तो ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन देशों का जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया कहलाता है। तो मध्य एशिया में मुस्लिम धर्म से संबंधित एक जाति थी जिसका नाम था मंगोल जाति। इस मंगोल जाति का ही आगे जाकर नाम हो गया था मुगल वंश। तो यहां पर हम मुगल वंश को समझ रहे हैं पहले कि मुगल वंश क्या था। तो मुगल वंश मुस्लिम धर्म से संबंधित मंगोल जाति से संबंधित एक वंश था। मध्य एशिया में मुस्लिम धर्म से संबंधित एक जाति थी जिसका नाम था मंगोल जाति। उस मंगोल जाति से संबंधित वंश है मुगल वंश। तो मुगल वंश मंगोल जाति से संबंधित एक वंश है, मुस्लिम धर्म से संबंधित वंश है। और मुगल वंश का जो मूल क्षेत्र है यह है मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया की तरफ से मुगल भारत में आए थे। मुगल भी मुसलमान ही थे। अब यहाँ पर हमें पहले पढ़ रहे थे तुर्कों के बारे में, तुर्क मुसलमानों के बारे में। तो तुर्कों में और मुगलों में जो अंतर है वो अंतर है मूल क्षेत्र का। मुगल भी मुसलमान थे, मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, और तुर्क भी मुसलमान थे, मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। इस दृष्टि से तो दोनों में समानता है, यानी वो मुगल भी मुसलमान और तुर्क भी मुसलमान।
लेकिन इन दोनों में जो मूल अंतर था वो अंतर था मूल क्षेत्र का। मुगल वंश का तो मूल क्षेत्र मध्य एशिया था, जबकि तुर्क मुसलमानों का जो मूल क्षेत्र था वह था तुर्की के आसपास का क्षेत्र। तुर्की के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो मुस्लिम थे वो तुर्क कहलाते थे, और मध्य एशिया में मंगोल जाति के जो मुसलमान थे वो मुगल कहलाए। तो ये अंतर है इन दोनों में, ये भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान थे, लेकिन इनका क्षेत्र मध्य एशिया था, ये मध्य एशिया की तरफ के मुसलमान थे, और ये तुर्की की आसपास के क्षेत्र के मुसलमान थे। तो ये अंतर है। पहले हम तुर्क आक्रमण को पढ़े थे, तो तुर्क आक्रमण अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम मुगल आक्रमण पढ़ेंगे। तो मुगल आक्रमण पढ़ने से पहले अपन को मुगलों के बारे में जानना जरूरी था, तो हम मुगलों के बारे में जान चुके हैं। मुगल कौन थे? तो मुगल मध्य एशिया में मुस्लिम धर्म से संबंधित एक जाति है मंगोल जाति। उस मंगोल जाति से संबंधित धर्म ये वंश है मुगल वंश। अब इस मुगल वंश की भारत में स्थापना और भारत में इसकी शुरुआत और भारत के राजाओं के ऊपर मुगल वंश के आक्रमणों को हम पाठ में विस्तार से देखते हैं। तो यहां आगे ध्यान दें आप। तो देखो, मुगल वंश की भारत में स्थापना। भारत में स्थापना, मुगल वंश की भारत में स्थापना। तो मुगल वंश मध्य एशिया की मुस्लिम जाति से संबंधित एक वंश था, यानी ये मुगल विदेशी थे। इनकी भारत में शुरुआत कब हुई, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई, वो हम देखते हैं। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, और मुगल वंश का जो संस्थापक था, वो संस्थापक था बाबर। भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। यानी मुगल वंश का भारत में संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर ही वो व्यक्ति था या वो शासक था जिसने पहली बार भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी, भारत में मुगल वंश की शुरुआत की थी। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसने 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इस बात को हम डिटेल से थोड़ा आगे जानेंगे। पहले एक बार हम बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, तो इसकी थोड़ी नॉर्मल जानकारी हम देखते हैं। बाबर कौन था, उसके माता पिता कौन थे, कहाँ का था, वो जानकारी हम देखते हैं। तो बाबर के पिता का नाम, बाबर का जो पिता था उस पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा था मध्य एशिया में फरगना स्थान का शासक। मध्य एशिया में मंगोल जाति थी। मंगोल जाति मुस्लिम धर्म से संबंधित थी। यही मंगोल जाति आगे जाकर मुगल वंश के नाम से जानी गई। तो मध्य एशिया में फरगना नाम का एक स्थान है, इस स्थान का नाम आप ध्यान रखें। मध्य एशिया में फरगना नाम का एक स्थान था। इस स्थान पर मंगोल जाति का शासक था उमर शेख मिर्जा। यह उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था, यानी फरगना क्षेत्र पर राज कर रहा था। इस उमर शेख मिर्जा के ही बाबर हुआ था। इसी बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो मध्य एशिया में फरगना स्थान का शासक था।
आगे देखो इसकी माता का नाम, बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और उसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम। तो इन दोनों के पुत्र हुआ बाबर। बात है 1483 की। 1483 ईस्वी में जन्म हुआ इन दोनों के यहाँ। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था फरगना स्थान पर। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना स्थान पर हुआ। माता का नाम कुतुल निगार खानम था और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। अब उसके बाद में 1494 का साल आया, 1494 ईस्वी। 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु 1494 में हो गई। मृत्यु होते ही 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु 1494 में हो गई। तो उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होते ही फरगना की गद्दी खाली हो गई। इस फरगना की गद्दी पर नियमानुसार अगला शासक कौन बना? बाबर बना। बाबर उस टाइम पर 11 वर्ष का ही था। तो 11 वर्ष की अल्प आयु में बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद में फरगना का शासक बना। तो फरगना स्थान गए, नया राजा बन गया। अब बाबर राजा तो बन गया, लेकिन बाबर के सामने समस्या ये आई कि फरगना के जो अन्य मुस्लिम सेनापति और मुस्लिम सैनिक थे वो बाबर को राजा मानने से इनकार करने लग गए। उनका कहना यह था कि बाबर की उम्र काफी कम है, वो फरगना पर शासन नहीं कर सकता। तो बाबर के सामने समस्या यही हुई कि बाबर को फरगना का राजा नहीं माना गया। लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम सैनिकों ने बाबर का साथ दिया और बाबर लगभग 11 वर्ष से लेकर 20 वर्ष का हुआ तब तक फरगना पर अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं हुआ, अस्थायी रूप से शासन करता रहा। तो बाबर फरगना का राजा तो बना, लेकिन वो अस्थायी राजा ही बना क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम सैनिक उसको वहां का शासक नहीं मान रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि बाबर फरगना का शासक था, लेकिन अस्थायी रूप से उसने वहां शासन की स्थापना की थी। स्थायी रूप से फरगना में उसने अपना शासन नहीं जमाया था। बहुत सारे मुस्लिम सैनिक और सेनापति बाबर का विरोध करते थे। तो बाबर भी इस बात से नाराज था। बाबर की सोच ये बनी कि मैं किसी अन्य स्थान पर जाकर अलग से नए वंश के नाम से अपना शासन स्थापित करूं। और इसी सोच को लेकर बाबर ने ध्यान दिया भारत की तरफ। तो बाबर फरगना का शासक था, लेकिन उसने स्थायी शासन के लिए, बाबर ने स्थायी शासन के लिए भारत को चुना। भारत स्थायी शासन के लिए भारत में आया बाबर। बाबर फरगना का शासक बन चुका था, लेकिन वो एक स्थायी शासन की शुरुआत करना चाहता था। तो बाबर ने स्थायी शासन करने के लिए भारत को चुना और उसने भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ आप समझ चुके हो कि मुगल वंश कहाँ का था और बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। तो मुगल वंश का शासक था बाबर। इस बाबर ने ही 1526 में, यानी भारत आया, तो भारत कब आया? 1526 ईस्वी में आया। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत की तरफ रुख किया था। क्यों किया था? क्योंकि फरगना में तो उसकी स्थायी सरकार नहीं बन पाई थी, स्थायी शासन नहीं बन पाया था। तो बाबर फरगना के अलावा
किसी नए क्षेत्र में स्थायी शासन की शुरुआत करना चाहता था तो उसने भारत को चुना। अब भारत में जब बाबर आया सेना लेकर तो उसने भारत की राजनीति को समझा। तो उस टाइम भारत की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार की थी कि उस टाइम भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो था दिल्ली क्षेत्र। वैसे तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग राजाओं का राज चल रहा था, लेकिन भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो दिल्ली क्षेत्र था। दिल्ली पर जिसका भी अधिकार रहता था वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा माना जाता था। ये स्थितियां उस टाइम भारत की थी। तो बाबर का सीधा ध्यान दिल्ली की तरफ ही गया। बाबर ने भारत के अन्य छोटे बड़े राज्यों को तो जीता नहीं, और उसने डायरेक्ट ही भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था दिल्ली, उस पर अधिकार करने की सोची, क्योंकि एक बार दिल्ली का राजा बनते ही उसको भारत में शासन जमाने में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी सोच थी। इस वजह से उसने डायरेक्ट ही भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र दिल्ली पर अधिकार करना चाहा। अब दिल्ली की स्थितियां कैसी थी उस टाइम पर वो हम देखते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखना कि बाबर ने भारत पर जब आक्रमण किया तो किस क्षेत्र पर किया? भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था दिल्ली, उस दिल्ली क्षेत्र पर ही बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब दिल्ली की स्थितियां कैसी थी वो हम देखते हैं। जिस टाइम भारत पर आक्रमण किया उस टाइम दिल्ली की स्थिति कैसी थी वो हम देखते हैं। तो बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और उस समय चल रहा था दिल्ली सल्तनत का समय। दिल्ली सल्तनत, उस टाइम दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम जान चुके हैं पहले। हमारा जो पुराना एक पहले वीडियो है उसमें आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बता दिया था, तो वहां जाकर आप दिल्ली सल्तनत के बारे में जान सकते हो। तो दिल्ली सल्तनत उस टाइम पर चल रही थी जब भारत पर बाबर का आक्रमण हुआ। उस टाइम में दिल्ली में सुल्तानों का राज चल रहा था, यानी तुर्क मुसलमानों का राज चल रहा था, जो अपने आप को सुल्तान कहते थे। तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था। दिल्ली सल्तनत के बारे में आप पहले भी जान चुके हो, लेकिन एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई थी और पहला जो वंश था वो गुलाम वंश था। और दिल्ली सल्तनत लास्ट 1526 ईस्वी तक चला था। अब ये 1526 ईस्वी वही है जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई थी गुलाम वंश के साथ, और दिल्ली वंश का अंत हुआ था दिल्ली वंश का अंत हुआ था, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था 1526 ईस्वी में। उस टाइम वंश चल रहा था लोधी वंश। लोधी वंश। तो यहाँ हम बाबर के आक्रमण को जान रहे हैं। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, तो यहाँ हम बाबर के आक्रमण को जान रहे हैं। तो 1526 ईस्वी का समय चल रहा था। 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी का साल था। उस समय दिल्ली पर राज चल रहा था लोधी वंश का। उस समय दिल्ली पर लोधी वंश का राज चल रहा था। लोधी वंश भी मुस्लिम जाति से ही संबंधित था, मुस्लिम धर्म से ही संबंधित था। ये लोधी वंश से पहले सैयद वंश था, उससे पहले तुगलक वंश था, उससे पहले खिलजी वंश था, उससे पहले गुलाम वंश था। तो ये सबके सब वंश भी मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, लेकिन ये तुर्क जाति के मुस्लिम वंश थे। यहाँ हम अलग वंश को पढ़ रहे हैं। तो 1526 का साल था। उस साल दिल्ली पर लोधी वंश का राज चल रहा था, और लोधी वंश का शासक था उस टाइम पर, लोधी वंश का सुल्तान कहते थे अपने आप को। तो लोधी वंश का सुल्तान था उस टाइम पर इब्राहिम लोधी। तो जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का राजा था लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी, यानी दिल्ली पर इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था उस टाइम पर। अब इब्राहिम लोधी एक कमजोर शासक था, यानी वो शक्तिशाली शासक नहीं था। उसकी सेना भी इतनी बड़ी नहीं थी और उस खुद में भी इतनी क्षमता नहीं थी
कि वो बाबर जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी को रोक सके। तो इन सब स्थितियों को देखकर, एक तो दिल्ली महत्वपूर्ण क्षेत्र था, दिल्ली पर अधिकार करेंगे तो डायरेक्ट ही भारत के सबसे बड़े राजा बन जाएंगे, तो एक तो ये चीज थी। दूसरी बात है कि दिल्ली पर इब्राहिम लोदी जैसे कमजोर राजा का राज चल रहा था, तो बाबर ने डायरेक्ट दिल्ली पर ही आक्रमण किया। और इब्राहिम लोदी उस समय शासक था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में, पानीपत का मैदान था, उसमें इब्राहिम लोदी की सेना और बाबर की सेना दोनों आमने सामने हो गई और युद्ध हुआ, जिसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हो चुके हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। यहाँ हम बात कर रहे हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में एक तरफ तो था इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ था, यानी इब्राहिम लोदी के विपक्ष में था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के सुल्तान लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाया गया। अब इब्राहिम लोदी कमजोर था, उसकी सेना भी छोटी थी, इधर बाबर शक्तिशाली शासक था और फरगना की मजबूत मुस्लिम सेना उसके साथ थी। इस वजह से इस युद्ध में सीधी सीधी जीत किसको मिल गई? इस युद्ध में जीत मिल गई बाबर को। तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया, उसमें बाबर जीत गया। युद्ध में जीतते ही इब्राहिम लोदी को मार दिया गया और इब्राहिम लोदी का दिल्ली पर से अधिकार समाप्त हो गया। और दिल्ली पर अधिकार किसका हो गया? दिल्ली पर अधिकार हो गया बाबर का। तो इस युद्ध में जीतते ही बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो गया। तो यहाँ पर भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ। बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारा। तो क्या क्या परिवर्तन हुए? पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि दिल्ली में पुराने कई सालों से जो सुल्तानों का राज चलता आ रहा था, यानी दिल्ली सल्तनत चलती आ रही थी, वो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। इस युद्ध के बाद में क्या क्या परिणाम निकले, वो परिणाम हम देखते हैं। तो बड़े बड़े परिवर्तन क्या हुए? एक तो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और दिल्ली पर एक नया मुस्लिम वंश शुरू हुआ जिसका नाम था मुगल वंश, यानी भारत में मुगल वंश की शुरुआत हो गई जो बाबर ने की। इसके अलावा इधर इब्राहिम लोदी समाप्त हो गया, लोदी वंश भी समाप्त हो गया। लोदी वंश का राजा इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। तो इब्राहिम लोदी के साथ में ही ये लोदी वंश भी समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई, लोदी वंश समाप्त हो गया और भारत में एक नया और प्रमुख शक्तिशाली वंश जिसका नाम है मुगल वंश, उसकी शुरुआत हुई। तो ये भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन था। हालांकि दिल्ली पर पहले भी मुसलमानों का शासन चल रहा था ये टाइम भी, और ये मुगल वंश आया, ये भी मुस्लिम ही थे, तो ये भी मुसलमानों का शासन चला। तो धर्म तो चेंज नहीं हुआ, वो पहले भी मुस्लिम राजा ही कर रहे थे, अब भी मुस्लिम राजा ही करेंगे। तो राज तो मुस्लिम शासकों को ही रहा, लेकिन वंश चेंज हो गए। पहले लोदी वंश था, अब मुगल वंश आ गया। पहले सुल्तानों का राज था, अब नए मुसलमान आ गए। तो इस प्रकार भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन यही हुआ कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। तो यहाँ हम पानीपत के प्रथम युद्ध को देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर को जीत मिली और दिल्ली पर उसका अधिकार हो गया। अब हमें बाबर के बारे में थोड़ी एक लास्ट और आखिरी महत्वपूर्ण जानकारी और देखते हैं कि अगर हम पिता की तरफ से देखें, अगर हम पिता की तरफ से देखें तो बाबर का पिता था उमर शेख मिर्जा। तो पिता की तरफ से यदि हम देखते हैं तो बाबर पांचवा वंशज था, पांचवा वंशज किसका? तैमूरलंग का।
तैमूर लंग, ठीक है। और यदि हम माता की तरफ से देखें, तो बाबर 16वां वंशज था। 16वां वंशज था किसका? चंगेज खां का। चंगेज खां। तो यहां पर आप ध्यान दो, ये दो नाम आपके सामने आए हैं, एक तो तैमूर लंग और एक चंगेज खां। चंगेज खां इस मंगोल जाति से संबंधित था। मध्य एशिया की एक मुस्लिम जाति हमने जानी जिसका नाम मंगोल था। चंगेज खां भी मंगोल जाति से संबंधित था और तैमूर लंग भी मंगोल जाति से संबंधित थे। दोनों मध्य एशिया के खूंखार शासक थे, दोनों मध्य एशिया के बड़े विजेता थे। यानी तैमूर लंग ने भी भारत के या विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था, और चंगेज खां भी एक बहुत बड़ा विजेता था। यह भी मध्य एशिया का मुसलमान था और मंगोल जाति से संबंधित था। चंगेज खां भी एक बहुत बड़ा विजेता था, इसने भी विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। तो तैमूर लंग और चंगेज खां दोनों मध्य एशिया के बहुत बड़े विजेता थे। दोनों ने विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। दोनों अलग अलग समय थे। चंगेज खां पहले था, उसके कई सालों बाद तैमूर लंग था। तो यहाँ पर हम बाबर के बारे में जान रहे थे। तो बाबर भी एक बहुत शक्तिशाली शासक था, क्योंकि बाबर की रगों में चंगेज खां और तैमूर लंग जैसे विजेताओं का खून दौड़ रहा था। बाबर चंगेज खां का तो 16वां वंशज था माता की तरफ से। बाबर की माता चंगेज खां के वंश से संबंधित थी, और बाबर का जो पिता था वो तैमूर लंग के वंश से संबंधित था। तो बाबर की रगों में दोनों ही विजेताओं का खून था, इसलिए बाबर स्वयं एक बड़ा शक्तिशाली और एक बहुत ही कुशल नेतृत्व, कुशल कूटनीति वाला शासक था। चंगेज खां का 16वां वंशज और तैमूर लंग का 5वां वंशज। तो इसको युद्ध करने की बहुत सारी कलाओं में निपुण था। इसके अलावा और भी बहुत सारी नई नई तकनीकें इसके पास थी, जिसकी वजह से ही बाबर ने भारत में इब्राहिम लोदी को हराकर एक नए वंश यानी मुगल वंश की स्थापना की। अब भारत में बाबर ने अपना साम्राज्य शुरू कर लिया मुगल वंश के नाम से, मुगल साम्राज्य के नाम से। लेकिन भारत में अपना राज स्थापित करने के बाद में भी बाबर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी दिल्ली पर बाबर का अधिकार तो हो गया, लेकिन बाबर को अधिकार होने के बाद में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उन समस्याओं पर हम चर्चा